गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम जो सॉल्व करने चल रहे हैं वो एनटीए नेट 2016 का जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट पेपर पे, तो उस पे आज का ये डिस्कशन आधारित है। तो पहले के पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, आप लोग फिलहाल चैनल पर बने हुए हैं, देख ही रहे हैं। तो उसी क्रम में ये 2016 का आज पेपर डिस्कस होगा टीचिंग एप्टीट्यूड से। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है कि जो शिक्षण की जो प्रभावकारिता में जो योगदान देने वाले जो सकारात्मक कारक होते हैं उन विकल्पों का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सूची दी गई है। अध्यापक को विषय का ज्ञान, अध्यापक की जो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि है। देखिए कल मैंने इसको ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने वहां पे बताया था ना कि अध्यापक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, आपको याद होगा जो कल 2015 का जो पेपर हुआ था, इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करके रखना चाहिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के वही रहता है। ठीक है, तो देखिए अध्यापक को विषय का ज्ञान, अध्यापक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, अध्यापक का जो संप्रेषण कौशल होता है और विद्यार्थियों को संतुष्ट करने की अध्यापक की जो योग्यता होती है, विद्यार्थियों के साथ अध्यापक का व्यक्तिगत संपर्क, कक्षा समव्यवहार के संचालन और अनुश्रवण में अध्यापक की जो क्षमता होती है। तो क्या जो है शिक्षण की प्रभावकारिता में जो योगदान देते हैं सकारात्मक कारक, वो कौन कौन से हो जाएंगे, इनमें में से हमें कूट के माध्यम से चयन करना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अभी मैं इसको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ए, सी और आपका एफ होगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ए में क्या हो जाएगा आपका, देखिए किसी भी अध्यापक को विषय का ज्ञान होना चाहिए। जैसे आप लोग ये नेट का पेपर कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह है, क्या मैं खुद नेट क्वालिफाई हूँ? तो हाँ, ठीक है, क्योंकि जो पढ़ा रहा है उसको उस विषय का ज्ञान है कि नहीं, यानी वो खुद जो है उस फील्ड से मैच कर रहा है या उसको उस अध्ययन से वो संबंधित है टीचर की नहीं है, पता चले ज्ञान ही नहीं है, वो खुद ही नहीं क्वालिफाई है और पढ़ा रहा है, तो फिर थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाती है। यानी किसी भी अध्यापक को जो चीज वो अपना क्लास ले रहा है उसको उस विषय का ज्ञान है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे मेन होता है। दूसरा इसमें देखिए, जो अब ये बी क्यों नहीं है, तो आप लोगों ने जो कल का पेपर देखा था 2015 वाला, वहां पे मैंने बताया था ना, किसी भी अध्यापक की जो उसकी सोशल और जो ये आर्थिक, ठीक है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक यानी सोशल और इकोनॉमिक, ठीक है, उसकी पृष्ठभूमि से हमें टीचर के कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो सी वाला होगा, देखिए हो जाएगा अध्यापक का संप्रेषण कौशल, यानी जो उसका कम्युनिकेशन है, ठीक है, वो बहुत इफेक्ट करता है। यानी जैसे कोई टीचर है क्लास में आ रहा है, वो डरा हुआ है, यानी वो बोल ही नहीं पा रहा है, तो जो कम्युनिकेशन होता है हमारा वो बहुत मेन होता है। यानी जो अच्छे से अगर टीचर पढ़ा रहा है, उसकी लैंग्वेज हमें समझ में आ रही है, ठीक है, तो सारी चीजें ये मायने रखती हैं। तो संप्रेषण कौशल का मेन योगदान होता है। ठीक है, तो अध्यापक का संप्रेषण कौशल, तो देखिए अब ए हो गया और सी हो गया। अब ये विद्यार्थियों को संतुष्ट करने की अध्यापक की योग्यता ये नहीं है। विद्यार्थियों के साथ अध्यापक का जो व्यक्तिगत संपर्क है वो कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, टीचर का कोई जो पर्सनल जो है अटैचमेंट, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन कक्षा समव्यवहार के संचालन और अनुश्रवण में जो अध्यापक की क्षमता होती है, ठीक है, उसे मैनेज करना, वो आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ए, सी और एफ हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ए, सी और एफ क्यों हुआ। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय अध्यापक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व को चिन्हित कीजिए। यानी कोई क्लास है, उसको संबोधित करते समय अध्यापक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उन्हें चिन्हित करना है। ठीक है, तो सानिध्य से बचना, वाक जो स्वराघात परिवर्तन और पुनरावर्ती विराम और स्थिर भंगिमा, तो किस चीज से बचना चाहिए जो है कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय अध्यापक को, तो जो वाक स्वराघात परिवर्तन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है कथन, कथन ये है और उसका कारण दिया गया है। ठीक है, तो अब दोनों बातें एक दूसरे से मैच हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, क्या उसमें सकारात्मक नकारात्मक है, इसको बड़े ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि उच्च शिक्षा का प्रयोजन विद्यार्थियों में आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन योग्यता को बढ़ावा देता है। तो बिल्कुल सही बात है।
जो हायर एजुकेशन है उसमें जो विद्यार्थियों में आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन योग्यता को बढ़ावा देता है, ठीक है। और इसका कारण दिया गया है कि इन योग्यताओं से कार्य स्थापन सुनिश्चित होता है। तो बिल्कुल सही बात है ना, इन योग्यताओं से क्या होता है, कार्य स्थापन सुनिश्चित होता है। लेकिन देखिए ए और आर सही तो है, लेकिन जो आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और कह दिया गया है, तो दोनों बातें मैच नहीं हो रही है। तो इसीलिए बातें तो दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन 4 की शिक्षण संबंधी सहायक जो उपकरणों में उपयोगिता के औचित्य का क्या आधार है। तो शिक्षण संबंधी सहायक जो उपकरण की उपयोगिता में औचित्य का क्या आधार है, तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना, ठीक है, विद्यार्थियों के जो अधिगम परिणाम है उनको इष्टतम करना। तो ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको फटाफट सॉल्व करते हैं, क्योंकि अभी आपका बहुत सारा पेपर टीचिंग का बचा हुआ है, 17, 18, 19, 20, 21, 22 अभी लगातार 5-6 पेपर होंगे, तो वो सब एक एक करके बनते हुए चले जाएंगे अब, ठीक है, फटाफट। और उसके बाद में फिर जो अगले पार्ट होंगे ईवीएस वगैरह कंप्यूटर के, उन पर भी जो है वीडियो शूट होंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको फटाफट रिवाइज करते रहिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि मूल्यांकन प्रणाली की दृष्टि से सेट 1 के मदों और सेट सेकंड के मदों के साथ सुमेलित कीजिए, सही कूट का चयन करना है, ठीक है। तो अब इसमें देखना है, जो 5 का रचनात्मक मूल्यांकन पूछा गया है, संकलनात्मक मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, मानक और निशक संदर्भित परीक्षण, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें हो जाएंगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। अब इसे हम मैच करेंगे, यानी ऑप्शन ए का मतलब हो गया जो रचनात्मक मूल्यांकन है वो किसके द्वारा हो जाएंगे, प्रश्नोत्तरी और चर्चा के द्वारा। तो प्रश्नोत्तरी और जो चर्चाएं होती हैं उनमें रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। बी संकलनात्मक जो मूल्यांकन होता है इसका हो जाएगा आपका थर्ड, यानी अंतिम अधिगम परिणामों का श्रेणीकरण जब किया जाता है, ठीक है, तो हम संकलन करते हैं। सी का है सतत और व्यापक मूल्यांकन, तो सी का हो जाएगा आपका 1, यानी नियमितता के साथ संज्ञानात्मक सह संज्ञानात्मक पहलुओं का मूल्यांकन करना, ठीक है, तो सी का 1 हो जाएगा। और डी मानक और जो निशक संदर्भित परीक्षण है, तो डी का आपका हो जाएगा फ्रेंड्स सेकंड नंबर, ठीक है। किसी समूह और कुछ मानदंडों के आधार पर परीक्षण और उनकी व्याख्या करना, तो मानक और निशक संदर्भित परीक्षण, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगस्त में जो 2000 ये दिसंबर में नहीं हुआ था, जून में हुआ था पेपर, तो अब जो अगस्त 2016 में जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसको यहाँ पे आज इसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2016 पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की बुनियादी विशेषताओं को दर्शाता है, कूट से सही विकल्प का चयन करें। तो जो शिक्षण है वो प्रशिक्षण के समान है। जब हम पढ़ाते हैं तो निर्देश और कंडीशनिंग में कोई अंतर नहीं होता है। शिक्षण सीखने से संबंधित है और शिक्षण एक कार्य शब्द है, जबकि सीखना एक उपलब्धि शब्द है, ठीक है। और अगला इसमें दिया गया है कि शिक्षण का अर्थ है सूचना देना, फिर है कि कोई सीखे बिना पढ़ा सकता है, ठीक है। तो अब ये हमें कूट के माध्यम से सही करना है। तो क्या इसका जो करेक्ट आंसर इसमें है वो है आपका ऑप्शन बी। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, कूट के माध्यम से हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें थर्ड नंबर, शिक्षण क्या है, सीखने से संबंधित है, ठीक है। शिक्षा का मतलब ही है सीखना, ठीक है, तो शिक्षण सीखने से संबंधित है, तो थर्ड वाला आपका सही हो गया। उसके बाद में जो है ये शिक्षण एक कार्य शब्द है, ठीक है, शिक्षण क्या है, एक कार्य शब्द है, जबकि सीखना क्या है, एक उपलब्धि शब्द है, ठीक है। तो ये हो गया। और आपका फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कि कोई सीखे बिना पढ़ा सकता है, ठीक है, कि कोई सीखे बिना पढ़ा सकता है, तो ये भी आपका हो जाएगा। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए जो छठा वाला है कि कोई सीखे बिना पढ़ा सकता है, तो बिल्कुल कई सारे लोग होते हैं जो अनट्रेंड होते हैं, वो बिना सीखे भी टीचिंग करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो इसका एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी आयोग ने माना हुआ है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है। यानी कोई जैसे कोई लोग बिना सीखे भी शिक्षण को करते हैं, ठीक है, देते हैं, सीखते रहते हैं, तो ये भी आपका हो जाएगा। तो आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 7 कि शिक्षण के तरीकों को कौन सा जो संयोजन है
वो सीखने को अनुकूलित करने की संभावना है। ठीक है, तो वो कौन सा अनुकूलित है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी चर्चा सत्र, विचार मंथन और परियोजनाओं के बाद इंटरएक्टिव जो व्याख्यान सत्र किए जाते हैं। ठीक है, तो शिक्षण के जो तरीके हैं उनका जो संयोजन सीखने को अनुकूलित करने की जो संभावना रहती है वो किसमें रहती है कि चर्चा सत्र होता है, जो विचार मंथन उसके बाद में होते हैं, जो परियोजनाओं के बाद में इंटरएक्टिव व्याख्यान सत्र होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण को प्रभावित करता है, तो ऐसा कौन सा कारक है जो शिक्षण को प्रभावित करता है। अपना उत्तर इंगित करने के लिए सही कूट का चयन कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए, यहाँ पे कूट भी दिया गया है। इसमें आपका क्या क्या हो जाएगा, 1 यानी कि शिक्षण का नियंत्रण का जो आंतरिक नियंत्रण है तो ये भी होगा। उसके बाद में आपका सेकंड यानी जो शिक्षार्थी के लिए जो प्रेरणा होती है, मोटिवेशन, ठीक है, वो भी होता है। और उसके बाद में जो ये शिक्षण का जीवनी डेटा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर आपका जो है 4th यानी शिक्षण की जो आत्म प्रभावकारिता होती है, ठीक है, ये भी है। उसके बाद में ये जो सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में शिक्षार्थी की रुचि, ये नहीं है। प्रबंधन और निगरानी में शिक्षक का कौशल, ये भी नहीं है। लेकिन जो लास्ट वाला है वो है कि सामान्य ज्ञान सहित विषय का शिक्षक का जो ज्ञान होता है। ठीक है, तो जो सामान्य ज्ञान सहित क्या होता है, विषय का जो शिक्षक के पास में नॉलेज होता है वो होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे कथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया है। कथन है कि शिक्षण सहायक को निर्देश के प्रभावी पूरक के रूप में माना जाना चाहिए। जो शिक्षण सहायक को निर्देश के प्रभावी पूरक के रूप में माना जाना चाहिए। कारण इसका दिया गया कि वे छात्रों को अच्छे हाथ में रखते हैं। ठीक है, तो इसका कारण क्या दिया गया है, वो दिया गया है कि वे छात्रों को हाथ में रखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, वो हो जाएगा बी, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन क्या है, व्याख्या स्पष्टीकरण इसका सही नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि रचनात्मक जो मूल्यांकन है उनका क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो रचनात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है ये बताना है। तो ये भी प्रश्न आया हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, यानी छात्रों के सीखने के प्रदर्शन में तेजी लाने के लिए। ठीक है, तो इसमें ग्रेड छात्रों के सीखने का परिणाम ये नहीं है। छात्रों के प्रदर्शन ग्राफ की जांच करें, ये भी नहीं है। शिक्षक प्रभावशीलता के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करें, ये भी नहीं है। लेकिन जो रचनात्मक मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, छात्रों को सीखने के प्रदर्शन में तेजी लाने के लिए उन्हें मोटिवेट करना। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इसका इस 2016 का जो लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, तो इसमें जो है ये बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 11 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि सकारात्मक परिणाम जो सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी विशेषता शिक्षण सहायक सामग्री और मूल्यांकन प्रणाली प्रभावशीलता को प्रभावित करने की संभावना रहती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि जो सकारात्मक परिणाम है सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शिक्षार्थी जो है विशेषता शिक्षण सहायक सामग्री और मूल्यांकन प्रणाली प्रभावशीलता को प्रभावित करने में मदद करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी शिक्षार्थी की जो परिपक्वता है स्तर उसका, और अकादमिक प्रदर्शन स्तर और उसका प्रेरक स्वभाव। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये पेपर आपका कंप्लीट हुआ। अब आगे हम 2017 के टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पेपर पे डिस्कस करेंगे जैसे ही समय मिलेगा। आशा है कि आप सभी लोग पेपर को देख रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।